जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो सेट पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 5। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल जो है कि आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि माइक जो है कि इसका ख़राब था। इस वजह से मैं इसका आज जो है कि वीडियो बना करके अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो अब देखिएगा, आज हम लोग जो सेट नंबर 5 करने वाले हैं, अभी तक में हम लोगों ने इसका सेट नंबर जो है कि 4 तक कंप्लीट कर दिया है। तो आप उसे भी जा करके देख लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान आसान सा ट्रिक है, समझिएगा। देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे मतलब 3/3/5 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 3/3/5। अब यदि आप इसको गौर करेंगे ना, तो गौर से करेंगे, देखिए आपको एक चीज़ में वैल्यू पता चलेगा। देखिए, हम यदि आप गौर से करेंगे, देखिए एक जैसा यहाँ पे 2 है। यदि हम इसको a मान लेते हैं, a, ये a गुना a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे a है। ठीक है, और ये क्या है? b का मान है, b। ठीक है, अब प्लस में क्या है? यहाँ पे देखिए, ये प्लस में था, यहाँ प्लस डाल दिए, और ये गुना था, गुना डाल दें। यहाँ पे क्या आ जाएगा? b, यानी कि मतलब b स्क्वायर, b गुना b, b स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी यदि हम b गुना b मान लेते हैं, देखिए और से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? एक जैसा ये दोनों हो गया, इसको a माने हैं और इसको क्या माने हैं? b। तो ये हमारे पास फॉर्मूले पे बन गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूले पे रख देंगे। जैसे a प्लस बी के फॉर्मूले पे रखेंगे तो हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। और से देखिएगा आप, देखिए ये हो जाएगा कितना? a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। अब प्लस क्या हो जाएगा? ये दोनों देखिए एक जैसा है, एक जैसा ये दोनों, b स्क्वायर, है ना? ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, बस निकल जाएगा। अब हम लोग a माने किसको थे? इसको माने थे a। तो इसको पहले आप सॉल्व, ये इसका पूर्णांक तोड़ करके लिखिए यहाँ पे। 5 दिया 15, 15 3 कितना? 18, यानी 18 बटे कितना आ गया? 5। अब प्लस p किसको माने थे? इसको, यानी कि 2/5 को, इसको 2/5 को। तो 2/5 है तो है ही अलग से, सॉरी 2/5 लिखना था, 2/b मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 2/5 लिख दिए इसको, तो 2 बटा कितना आ जाएगा? 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 5 आएगा इसका एलसीएम, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 20 आ जाएगा। यदि आप इसको काटेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे, 4 बार में कट गया, 4 चौक कितना? 16। तो 16 हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये जो देखिए, यदि आप जो हम बता रहे हैं सवाल, इनका यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी को इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे और वहाँ से आप जो कि डेली इसका नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ये लिखा हुआ नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 77 नंबर सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, मतलब 5 घंटे हैं एक साथ बज रहे हैं, और क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकेंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे? ठीक है, तो मतलब क्या है? देखिए, जब एक साथ बजने की बात हो रहा है, ठीक है, एक साथ अभी 5 घंटियां हैं तो वो एक साथ बज रही है। घंटे यानी कि एक तरह से घंटी ही बोलते हैं, बड़े वाले घंटी को हम लोग क्या बोलते हैं? घंटे बोलते हैं। ठीक है, तो एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। पहले 6 सेकंड के पहला बजा, दूसरा फिर जो है कि 7 सेकंड के बाद बजेगा, फिर तीसरा 8 सेकंड के बाद बजेगा। तो बोला इसी तरीके से फिर जो है कि कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेंगे, तो वही निकालना है। तो इसका मतलब इन सभी का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लीजिए एक साथ बजने के लिए। तो 6 7 8 9 और 12 का एलसीएम। एलसीएम का निकालने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक यही होता है कि सबसे जो बड़ा वैल्यू दिख रहा है पहले आप उसको लिखिए नीचे। ठीक है, उसको लिख दें नीचे। अब देखिए, अब क्या करेंगे? अब देखिए, जो इसके अंदर में आ रहा है उसको रहने दीजिए, जो नहीं आ रहा है इसके अंदर में उसको लिखते जाइए। क्या 6 इसके अंदर में आ रहा है? बोलेंगे सर 6 दूनी 12 तो कट रहा है, तो आ ही गया, इसको हटा दिया यहाँ से। 7 इसके अंदर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। 7 12 के अंदर में नहीं आ रहा, तो 7 को मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब बोलेंगे सर 8 इसके अंदर में आ रहा है, तो बोलेंगे नहीं, इसके अंदर में क्या आ रहा है? ये इसके अंदर में क्या आ रहा है? सिर्फ 4 आ रहा है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इसके अंदर में क्या है? 4 है, 4 तिया 12 इसको बोलते हैं। और 2 यदि और आ जाता तो फिर बन जाता काम, तो 2 यहाँ पे और लिख दीजिए, तो हो गया। ये 7 का भी काम कंप्लीट, 8 का भी काम कंप्लीट। अब देखिए 9 है यहाँ पे,
तो क्या 9 इसके अंदर में आ रहा है? तो बोलेंगे नहीं, 12 के अंदर में 3 चौके 12 होता है, इसका मतलब सिर्फ 3 है। 3 तिया 9, यानी कि इसमें एक और 3 होता है तो 9 भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और 3 लिख देता हूँ। अब देखिए 12 9 भी आ गया इसके अंदर में। अब क्या 12 इसके अंदर में है, तो 12 तो ऑलरेडी लिख दिया मैंने। तो बस यही हो गया इसका एलसीएम। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसको करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, परछक 72, 72 गुने 7 करेंगे कितना का, 7 दूनी कितना 14। तो 4 जिसके लास्ट में होगा वही उत्तर होगा, यानी कि हमारा उत्तर हो गया 504। इतना मतलब 504 सेकेंड में जो है कि ये जो है कि एक साथ बच जाएंगे एक साथ। ठीक है, समझ आ गया? इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 7 दूनी 14, 7 49 और 50, ये हो गया ना। तो हम लोग ऑप्शन से चलेंगे तो 2-3 सेकेंड बचा सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया आप सभी के पास। एक सेकेंड थोड़ा सा देखिए, ये इनको जो है कि हमें ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि पूरा नहीं दिख रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए, हमको इसका मान निकालना है। देखिए इसका मान निकालना बहुत ही आसान है। अब समझिएगा, सबसे पहले क्या करना है ना, आपको क्या करना है, अभी इसके अंदर में जो पॉइंट है ना, इस तरह का सवाल कभी भी मिले आपको तो करना क्या है, इनके अंदर में जो पॉइंट है ना अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो हम क्या करेंगे, ये कितना है 15,625 का एलसीएम निकालेंगे। तो आप सभी को पता है इसका हमको एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसके लास्ट में 5 है, ये मतलब इस तरह का जब एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट में है ये लास्ट को देखते हैं, ये किन को स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। तो बोलेंगे सर 5 को स्क्वायर करिएगा तो लास्ट में 5 आएगा। तो हम क्या करते हैं कि लास्ट वाला जो है मतलब इसको पहले स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं, 2 अंक को काट दिया। ठीक है, अब बाकी को देखिए, जो बाकी जो बचा हुआ है 3 अंक, ये किसके स्क्वायर के नज़दीक पड़ता है। ठीक है, या फिर किसका स्क्वायर है, जिसके स्क्वायर के नज़दीक होगा उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। मतलब बड़ा वाला वैल्यू नहीं लिखना है, उससे कम वाला लिख देंगे। तो बोलेंगे सर यहाँ पे किसके स्क्वायर के नज़दीक पड़ेगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। तो ये 13 का स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 12 का स्क्वायर होगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 125। यहाँ तक आ गया। अब देखिए अब कंडीशन अप्लाई क्या होगा यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट था, तो पीछे से गिनेंगे 1 2, यहाँ पर 2 अंक के बाद था, तो 2 का जब बाहर निकलेगा रूट से ना तो आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे रहता है रूट, इसका मतलब ऐसे रहता है। ये रूट का साइन क्या होता है, आधा। ठीक है, रूट का साइन क्या होता है, आधा, पावर इसका आधा होता है, मतलब 2। मतलब क्या है, जितने अंक के बाद पॉइंट होगा यदि रूट से बाहर जाएगा तो उसका ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा हमारे पास, रूट से बाहर निकलेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद था, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 का आधा कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। प्लस उसी प्रकार से इसको भी करना है। स्क्वायर 81, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो यहाँ पे कितने अंक के बाद पॉइंट था 1 2 3 4 अंक के बाद, इसका मतलब अब बाहर आएगा 2 अंक के बाद बचेगा, 1 तो हो गया और ये एक और लगाना तो यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। तो 0 मतलब 0.09 हो गया। माइनस उसी प्रकार से इसको भी कीजिए, 36 361 है, 361 का वर्गमूल क्या होता है 19, तो 19 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे कितने अंक के बाद पॉइंट था 4 अंक के बाद, तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए बस। अब हम दोनों क्या करना है, इन सब इनको जोड़ना है इनको घटाना है, तो जोड़ ली। यहाँ पे कितना देखिए ये हो जाएगा 12.59 और माइनस 0.19, इनको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए 0.9 में से 9 हो गया 0, और यहाँ पे बचेगा 5 में से 1 गया 4, और पॉइंट बचेगा 12। ये पॉइंट मैंने बहुत बड़ा लिख दिया तो छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ये 9 में से 9 गया 0 बचा, और 5 में से 1 गया 4। ठीक है, और पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 12, यानी कि 12.40। जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमारे पास 12.40 तो वही हमारा उत्तर होगा। तो 12.40 कौन सा होगा, 3 नंबर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है कि करेक्ट हो गया। ठीक है, आसान सा सवाल था ये। अगला सवाल देखिए क्या करता है, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था यदि मेरा आप टाइम एंड वर्क का सवाल पढ़ेंगे, यदि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी किसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिनों में करता है, गुना बटा जोड़। तो गुना बटा जोड़ हम लोग कर लेंगे तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा, गुना बटा जोड़ करेंगे तो जब 2 आदमी मिल के करता है तो 30 गुना 30 अब बटे जोड़ेंगे 30 20 कितना 50,
जीरो से जीरो कटा, 5 चौके 20, 4 थी, अब 12 दिन आंसर हो गया हमारे पास। कौन सा ऑप्शन नंबर 3 नंबर। आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा इसका, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। देखिए 60 कुर्सी बनाना है, ए बनाता है 3 कुर्सी, बी बनाता है 2 कुर्सी, दोनों मिलेगा तो कितना कुर्सी बनाएगा, 5 कुर्सी। और बनाना कितना कुर्सी है भैया, 60 कुर्सी। तो एक दिन में 5 कुर्सी बनाया तो 60 कुर्सी बनाने में कितना दिन, 60/5। अगर 5 से काटेंगे तो 12×5 = 60, यानी कि 12 दिन यहाँ से भी। तो आपको जैसे समझ आए वैसे बना लीजिए, ठीक है। दोनों तरीका बता दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी मिलकर 150 रुपया प्रतिदिन कमाता है। जब तीनों मिला तो 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं और पी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। हमको सी की प्रतिदिन की कमाई निकालना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये समझिए क्या करना है कि ए बी सी तीनों जब मिलता है तो कितना रुपया कमाता है भैया, बोलेंगे आप 150 रुपये कमाता है एक दिन में। और ए और सी मिलता है तो कितना रुपया कमाता है भैया, ये 94 रुपया कमाता है। ए और सी मिलता है तो 94 रुपये कमाता है, ठीक है। और बी और सी मिलता है तो कितना कमाता है ये अच्छा हाँ 76 रुपये कमाता है, ये लिखा है ना। तो हमको निकालना है सी प्रतिदिन कितना कमाता है, सी का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान सा है। देखिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, ए सी को यदि हम लोग इनमें से घटा देते हैं, ए बी सी में से इनमें से घटाएंगे तो हमारे पास में किसका, बी का निकल जाएगा, है ना। बी का मान निकल जाएगा, तो बी का मान निकालिए, इनमें से घटाएंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो बी का मान कितना आएगा, 6 और 14 में से 9 गया, 9×5 = 14, यानी कितना 56 रुपया। 10 में से 4 गया, 6 बचा, 14 में से 9×5 = 14, यानी कि 5 बच गया, ठीक है। यानी कि बी कितना कमाता है, 56 रुपये कमाता है। अब हमें किसका निकालना है, सी का मान। यदि हम बी प्लस सी में से यदि हम बी को घटा देते हैं, इनमें से बी को घटाते हैं, किसका बचेगा, सी का ही तो बचेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि बी प्लस सी कितना कमाता है, 56 रुपये कमाता है ना। बी प्लस सी में से बी प्लस सी 76 रुपये कमाता है, इसमें से बी घटा देते हैं। बी का मान कितना है देखिए, तो मैं साइड में यहीं पे लिख के घटा देता हूँ। तो बी प्लस सी पर लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर यहाँ पे कहीं भी लिख दीजिए। तो बी प्लस सी का मान 76 रुपया है। इतना तो कर रहे हैं, देखिए आंसर निकालना है ना। आप यदि एक्सपर्ट हैं तो क्या करना है, तो बस यहीं से कितना घटा देंगे, 56 रुपया घटा देंगे, सिंपल सी बात है। जैसे 56 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0, और ये 7 में से 5 या 2 बचा, तो 20 रुपया हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी घटा सकते थे, देखिए इनमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इनमें से घटाएंगे तो 20 रुपया आ जाएगा, 20 बी तो कट ही जाएगा, बचेगा कितना, सी का मान कितना आएगा हमारे पास, 20 रुपया, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से जैसे बनाए बना लीजिए, 20 रुपया यही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहा गया है एक ठोस गोले को जलाया जाता है और लंब वृत्त शंकु में ढाला जाता है। जब देखिए किसी गोले को हम लोग शंकु बनाते हैं तो गोले को ढाल करके शंकु बनाते हैं, मतलब जिस किसी को ढाल करके शंकु बनाते हैं, जो चीज़ बनाते हैं, तो उन दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और बोला है जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर। अब ये भी कह दिया गया कि गोले की जो त्रिज्या है वो आधार की त्रिज्या के ये शंकु की त्रिज्या के बराबर है ना। जिसकी आधार की त्रिज्या बराबर, यानी कि दोनों की त्रिज्या बराबर है। तो इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई एवं त्रिज्या का अनुपात क्या है। तो बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें दोनों का आयतन बराबर करना पड़ेगा। तो पहले गोले लिखा है तो गोले लिखेंगे। अच्छा पहले ऊपर में यहाँ पे क्या लिखा है, शंकु लिखा है ना, तो शंकु करते हैं, ठीक है। दोनों की त्रिज्या का अनुपात, तो सबसे पहले हमको इनको क्षेत्रफल का अनुपात करना पड़ेगा। तो शंकु का क्षेत्रफल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शंकु का क्षेत्रफल अनुपात हो जाएगा, सॉरी बराबर है नहीं भैया, बराबर है, बराबर, तो बराबर बोला है, ठीक है। शंकु का क्षेत्रफल गोले का शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन के बराबर। मैंने क्षेत्रफल लिख दिया यहाँ पे, आयतन करना है इसको, ठीक है, क्योंकि आयतन बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर नहीं होता, ठीक है। आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। अब जैसे देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h बराबर हो जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है,
4/3 पाई आर क्यू, ये होता है। अब देखिए इनमें से पाई का मान, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का जब त्रिज्या का मान जब बराबर ही है तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है इसको। तो पाई से पाई काट दिए हम लोग और 3 से 3 काट दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब त्रिज्या का मान बराबर है तो आर स्क्वायर में से आर क्यू घट गया, मतलब बचेगा कितना, एक आर यहाँ पे बच गया, 2 आर कट गया, बच गया 1 आर। तो यहाँ पे बचा एच और यहाँ पे बचा क्या, 4 आर। तो हमें क्या चाहिए, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो बस हम आर को इसके नीचे ले आएंगे, जैसे इसके नीचे ले आएंगे तो एच बटा आर बराबर कितना, मतलब 4/1। यानी कि क्या हो गया हमारे पास रेशियो क्या आ गया कि शंकु की ऊंचाई हो गया 4 और त्रिज्या हो गया, गोले की त्रिज्या कितना हो गया 1। तो देखिए दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात हमारे पास में है 4:1। तो 4:1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है कि करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल कहता है यदि एक त्रिभुज पी पर समकोण है और यदि उसकी ए बी तथा बी सी भुजाक्रम से 15 सेमी और 20 सेमी है तो उसकी परित्रिज्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा सवाल है, समझिएगा। ये एक समकोण त्रिभुज है और ए बी और क्या है सी, ठीक है। और बोला है बी पर क्या है, समकोण है, ये 90 डिग्री इसका मतलब, ठीक है। और बोला गया ए बी का मान जो है कि हमारे पास में ए बी का मान 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बी सी का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो उसकी परित्रिज्या, प्यारे से देखिए परित्रिज्या जो होता है, परित्रिज्या मतलब इसके बाहर की जो त्रिज्या होती है, इस तरीके से मैं एक वृत्त बनाता हूँ यहाँ पे देखिएगा, तरीके से बना तो नहीं लेकिन मान लीजिए, ठीक है, ये बन गया है, मान लीजिए आप ये बन गया, ठीक है। तो इसकी परित्रिज्या निकालें। देखिए परित्रिज्या जो होती है ना, आप याद रखिए जब इसकी परित्रिज्या निकालेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है, परित्रिज्या समकोण त्रिभुज की याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या, परित्रिज्या होती है, ये होती है कर्ण का आधा होती है, कर्ण का आधा मतलब h/2 होती है, बस। और कुछ नहीं करना। तो हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकाल लीजिए। देखिए कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, ये 20 है और सॉरी ये 15 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, ये तो सभी को पता है, 15 का स्क्वायर 225 अब प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा 625, 625 का कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लिख दिया। तो 25 का आधा कितना होगा भैया, 25 का 25/2 करेंगे कितना होगा 12.5, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर इसका जो है कि हमारे पास उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर कौन सा आंसर, तो डी नंबर हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 750 रुपए का, एक सेकंड रुकेगा, तो कहीं सवाल आगे तो नहीं बढ़ गया हम लोग, सही है ना, हाँ सही चल रहा है। देखिए सवाल में बोला गया है कि 750 रुपये अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपये में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर ज्ञात करें। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए छूट जो दिया जाता है ना, हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। छूट कहाँ पर दिया जाता है, ये एमआरपी पे दिया जाता है, ठीक है। तो आ जाइए देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास में इसका एमआरपी कितना है भैया, एमआरपी है इसका हमारे पास में 750 रुपया, ठीक है। और इसको सेलिंग प्राइस मतलब इसको बेचा कितने में, एसपी कितना है इसका, एसपी कितना है 570 रुपया है। तो अभी देखिए ये कितना रुपये का छूट दिया, तो 750 था और बेचा कितना में 570 में, तो कितना रुपये का छूट मिला, इसको तो घटाइएगा, देखिए मिलेगा कितना, तो 0 इनको घटाएंगे और 15 में से 7 या 8 बचा और 6 में से 5 का 1, यानी 180 रुपये का हमको छूट मिला हुआ है। छूट कितना मिला हुआ है 180 रुपये का। तो लेकिन हमको बोला छूट की दर ज्ञात करें, छूट क्या परसेंटेज में ज्ञात करें, ठीक है। हमको एक तरह से बट्टा बोलते हैं, ठीक है, या छूट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो छूट जब हम निकालते हैं, छूट जब निकालते हैं हम लोग प्रतिशत में, देखिए छूट यदि हम परसेंटेज में निकालते हैं तो लिखते हैं छूट गुना में 100,
अब बटे अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, याद रखिए हमेशा होता है एमआरपी। ठीक है, ये देखिए इसका ऐसे ही फॉर्मूला होता है, ये देखिए फॉर्मूला होता है, ये इसमें कुछ नहीं होता है। जितना छूट दिया आप ही फॉर्मूला नहीं याद रखना चाहते हैं, मैं आपको देखिए मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है डिस्काउंट गुने 100 बटे एमआरपी। मतलब जैसे एक तरह जैसे हम लोग लाभ परसेंट निकालते हैं तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य लिखते हैं, उसी प्रकार से इसमें ये होता है। डिस्काउंट निकालना है हमको परसेंटेज में, तो छूट कितने का दिया भैया, 180 रुपये का दिया। ठीक है, गुना 100, और पहले जो इसका दाम था वो कितना दिया, मतलब किस पर छूट दिया, छूट किस पर दिया भैया, हमें 750 रुपये पर छूट दिया। जिस पर हम लोग छूट देते हैं उसी पर हम लोग काउंट करते हैं छूट की राशि। तो दाम कितना था, 750 था, तो इसी को नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अंकित मूल्य जो था काट दीजिए, 0 से 0 कटा, 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 3 से काटेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 25 थी 75, अब 25 चौके 100, तो 6 चौके कितना आ गया, 24, यानी कि 24% का इसको छूट मिला है, डिस्काउंट मिला है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, समझिएगा। अगला सवाल में बोला गया है, यदि कमीज की लागत मूल्य, यदि कमीज की, एक सेकेंड, यदि कमीज की लागत मूल्य 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आती है तो इसकी मूल लागत रुपये में कितनी थी। अब सोचिए थोड़ा सा, कोई कमीज है 20% छूट दे दिया, उसके बाद वो कितना में आ रहा है, हमको कितना में मिल रहा है, 64 रुपया में। इसका मतलब क्या है, और बोला हमें उसका मूल मूल्य चाहिए। इसका मतलब क्या, देखिए हमेशा 100% वैल्यू होता है, तो 100% पे जैसे हम लोग 20% कम किए, बचे कितना, 80%, है ना। और हमें ये वैल्यू मिला कितना में, 64 रुपये में मिला, यानी कि सिंपल सी बात है कि 64 रुपया में इसका मतलब हमें मिला है, यानी कि एक तरह से हम इसको खरीदते हैं कितना में, 64 रुपये में। ठीक है, 64 रुपये मिला हुआ है। तो अब हमें करना है क्या, करना क्या है, सिंपल देखिए, तो छूट देने के बाद ये 64 रुपये में आने लगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास में 64 रुपये जो वस्तु है, 64 रुपये है, ये 64 रुपये कमीज जो है हमको 64 रुपये मिला है, और ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर, 80% के बराबर। ठीक है, तो 80% बराबर 64 रुपया हो गया, तो 100% का मान निकाल लेंगे तो इसका लागत मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए, 64 बटे में 80 गुने में कितना, 100, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 8 64, यानी कितना हो गया, 80 रुपये था इसका लागत मूल्य। ठीक है, इसका लागत मूल्य कितना था, 80 रुपये था। बहुत ही आसान सवाल था। देखिए इसको इतना तो हमें करने का जरूरत नहीं पड़ता, मैं एक लाइन में निकाल सकता था। कैसे, तो हमें जब 20% छूट देने के बाद वह 64 रुपये में आता है, तो 20% के 100 में से छूट गया, तो माइंड में करेंगे ये सब चीजें। जैसे ही 20% में से हमें छूट मिले, 20% छूट मिला 100 में से, और ये हमें मिला कितना में, 64 रुपये में। इसका मतलब 64 रुपये या ये किसके बराबर था, 80 रुपये, 80% के बराबर था, है ना। तो हमें निकालना लागत मूल्य कितना है, तो लागत मूल्य तो भैया 100% पे निकालते हैं ना, तो बस काट लीजिए, ये भी परसेंटेज तो ऐसे ही कट गया, 0 से 0 कटा, 8 64, उत्तर कितना हो गया, 80%। ठीक है, चलिए इस प्रकार से दोनों तरीके से आप जो कि आंसर कर सकते हैं। एक सेकेंड, समझ आ गया सभी को, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ का प्रतिशत क्या होता। ठीक है, लाभ का परसेंट क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको समझिएगा आप लोग। इसमें 3 चीजों का खेल है, किसका किसका, एक तो है एमआरपी, ठीक है, एक होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इसको बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं इसको। ठीक है, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। याद रखिए एसपी। तो आप सभी को एक चीज पता चलेगा, देखिए अभी नहीं कुछ पता, तो आप सभी को पता है कि क्रय मूल्य जो होता है वो 100% पे निकलता है। सबको पता है कि नहीं, बोले सबको पता है क्रय मूल्य 100% पे निकलता है। अब देखिए क्या करना हमको, बोला है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है, 17%। लागत मूल्य का मतलब होता है क्या, क्रय मूल्य, तो इस पर इसको 17% का लाभ हो रहा है। जब ये 10% छूट दे देता है ना, फिर भी इसको कितने का लाभ हो रहा है, 17% का। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना के बराबर है, 117% के बराबर है।
बात आया कि समझ में? बोलेंगे सर हाँ। देखिए क्या कि जब क्रय मूल्य पर इसको 17% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य से ज्यादा है 117%, तो ये 117% हो गया। कब? जब इसको अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया गया था? अंकित मूल्य पर कितना? 10% छूट दिया गया था। ठीक है, तो अब हमें अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। अब अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोलिए कैसे अंकित मूल्य? बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए तो 117 रुपया मेरा कैसे बना? सॉरी 170 लिख दिया मैंने। 117 रुपया कैसे बना? तो अंकित मूल्य पर हमने कुछ छूट दिया होगा, कितना? 10%। तो अब हमको क्या करना है? इसको हमको दाम को बढ़ाना है। देखिए बनाने का तो तरीका और भी हो सकता है, पहले आपको बेसिक समझाता हूँ। देखिए बनाने का तरीका और भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा आपका। तो हमको क्या करना है? इस पे हम लोग कितना छूट दिए थे? इस पे हम लोग कितना छूट दिए थे? MRP पे हम लोग 10% का छूट दिए थे, यानी कि 100 से 100 10 में छूट देंगे, 90/100 बचेगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं आप। ठीक है, एक्स मान के भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम इसको उल्टा कर सकते थे यहीं पे। जो तरीका, ये तरीका आसान लग रहा है, ये तरीका कीजिए। 0 से 0 कटा, यहाँ से काटेंगे कितने बार कटेगा? यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, कितने बार कटेगा? 9 कम 9, 9 तिया 27, कट गया। तो MRP का मान कितना आ गया हमारे पास में? 130 निकल के आ चुका है। यानी कि हमारा जो MRP था 130% था। तो सोचिए आप, तो क्रय मूल्य मेरा 100% था, विक्रय मूल्य कितना था? 117%, और MRP कितना निकल गया? 130%। तो अब कह रहा है कि यदि हम इसको अंकित मूल्य पर ही बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? अब सोचिए थोड़ा सा, पहले जब हम लोग मतलब कितने में बेच रहे थे? 117 में बेच रहे थे, हमको 17% लाभ हो रहा था। लेकिन अब कह रहा है हम जो कि डायरेक्ट क्रय मूल्य पर ही बेच देंगे, जितना दाम लेगा उसी पे बेच देंगे, तो कितना लाभ होगा? तो लाभ बताइए इसमें से कितना होगा? 100 में से 130 घटाएंगे, कितने का लाभ हुआ? 30 का लाभ हुआ। तो लाभ गुना 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100। 100 से 100 काटेंगे, कितना आएगा? 30, यानी कि 30% का अब जो कि इसको लाभ होगा। तब जब हम लोग MRP पर ही बेचेंगे तब। ठीक है, समझ आ गया? चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी इसका जो एक ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा। सवाल में कहा गया है कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। मतलब क्या है? 9 आदमी में से एक महिला कामगार है। बात समझ में आ गया? 9 आदमी है, उसमें से 9 आदमी में से एक महिला कामगार है। ठीक है, यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या कितनी है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए समझिएगा, एक महिला है, ठीक है, एक महिला है, तो कितना में से है? एक महिला 9 आदमी में से है, मतलब टोटल 9 में से एक महिला है। 9 आदमी है, एक महिला है, मतलब एक महिला है तो 9 आदमी है। एक महिला 9 आदमी के बराबर है। तो यदि यहाँ पे महिलाओं की संख्या 125 होगी, ठीक है, यदि महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, महिलाओं की संख्या यदि हमारे पास कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 महिला हो जाएगी। तो इसमें टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे बताइए? तो देख लीजिए कितना आएगा। तो 9 गुने 125 कर देंगे, सिंपल। एक महिला 9 आदमी के बराबर था, तो 125 महिला कितने के बराबर? गुना कर देंगे बस। 9 5 45, लास्ट में 5 होगा, तो 5 तो सभी में है। देखिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से इसका कोई आंसर है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? तरीका समझ आ गया? अब क्या करना है समझिएगा। 125 है, ये 125 गुना करिए, तो 9 5 45 का 5, बाकी 4 रह गया। ठीक है, और 9 दूनी 18, 8 4 12 का 2 हो गया, और 9 एकम 9, 2 11, और 9 एक गलत गिन दिए क्या हम? 1 सेकंड रुकिए। 9 5 45 का 5, बाकी रह गया 4, 9 दूनी 18, 8 4 12, 22 का 2 रह गया ना, 9 2 11, यानी कि 1125 सही जोड़ रहे थे हम। तो यानी कि हमारे पास उत्तर कितना हो जाएगा? 1125 कामगार हो जाएंगे टोटल। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए 87 नंबर सवाल तो बहुत ही आसान सवाल है, रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है। ए अनुपात बी का 2/3 और बी बराबर सी का 4/5 है, तो ए बी सी का मान निकलना है। बहुत ही आसान सवाल। देखिए ए बराबर बी है ना, का मतलब गुना होता है, यानी कि 2/3, और बी बराबर सी का 4/5 है। तो हमको क्या करना है? देखिए हमको क्या करना है, सी को भी इसके नीचे ले आना है,
और बी को भी इसके नीचे ले आना है। तो इससे क्या पता चलेगा, तो ए बट्टे में बी हो जाएगा बराबर 2/3 रह जाएगा। और उसी प्रकार से नीचे भी देखिए बी बटे सी हो जाएगा बराबर 4/5 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो हमारे पास निकल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ए अनुपात बी का मान निकल चुका है, बी अनुपात सी का मान भी यहाँ पे निकला हुआ है। तो हमें ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान निकाल लीजिए डायरेक्ट। ए अनुपात बी का मान कितना है, 2/3। देखिए तरीका बहुत सारा है, मैं आपको एक आज दूसरा तरीका बताऊंगा। देखिए, और बी अनुपात सी का मान का 4/5। तो बी के जगह पे यहाँ पे 4 लिख देंगे और सी के जगह पे यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो बस अब इसको इस तरीके से गुना करना है, इस तरीके से। जैसे इसको गुना करेंगे तो हमारे पास ए बी सी का मान आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो यही हमारा जो है कि उत्तर बन गया, किसका मान, ए बी सी का मान 8 12 15। तो 8 12 15 कौन सा है, 8 12 15 ऑप्शन नंबर 30 का जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 88 नंबर सवाल। सवाल क्या कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। 10 अभाज्य संख्या निकालिए शुरू में और उसका जो है कि औसत निकालिए। 10 अभाज्य संख्या निकालिए। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे 2, औसत निकालना है ना, सबको जोड़ते चलेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + एक बार हम जोड़ लेते हैं, कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। अब प्लस में कितना हो जाएगा 29, है ना, ये हो जाएगा। अब कोई होगा, देखिए 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। हम क्या करें, इकाई अंक से वैल्यू निकालेंगे क्योंकि सबका अलग अलग है, इकाई अंक से निकल जाएगा हमारे पास। इनको जोड़ेंगे 9 3 12 12 और 9 कितना होगा, 9 2 11 21 21 और 7 21 7 28 28 और 3 8 3 11 31 31 और 1 32 32 और 7 32 7 हो गया 39 39 और 4 44 सॉरी 44 हो गया यहाँ तक 39। अब 5 44 हो गया 44 और 3 44 और 3 कितना होगा 47 47 और 2 कितना हो गया 9 49 49 का 9 यानी कि 9 हमारे इकाई स्थान पर होने वाला है। तो 9 कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना करना था। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे क्या, इसका औसत हमें इस सॉरी औसत निकालना है ना, सबको जोड़ करके 10 से भाग देना है क्योंकि 10 बोला है तो 10 से भाग देना था। अब देखिए इनको जोड़ करके जो भी आया वैल्यू उसको 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, वही तो हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना है 49 हुआ था, 49 का मैंने 4 लिख दिया, ये तो हमारे पास उत्तर हो गया। मैं और आपको बता रहा हूँ लिख करके। तो 2 और 4 कितना होगा 6 6 और 2 8 9 10 11 12 12 हो गया। ठीक है, अब बटे 10 से हम लोग तो भाग दे ही दिए थे। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा और बेस करके बता देता हूँ। तो 129 हो गया हमारे पास यहाँ पे। फॉर्मूला तो आप सभी को पता है ना, फॉर्मूला तो आप सभी को पता है कि औसत बराबर क्या होता है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। औसत बराबर होता है योग, अब बटे में क्या होता है संख्या। ठीक है, तो योग सबको कर दिए, कितना हो गया 129, अब बटे संख्या कितना है 10, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12.9 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास उत्तर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही करना एग्जाम में, तो वैसे ही करना है, फॉर्मूले में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। लिखने में मान लीजिए 3 सेकंड चला जाएगा 4 सेकंड चला जाएगा तो बेकार है ना, नहीं लिखना है, इस तरीके से डायरेक्ट कर लेना है। सवाल में कहा गया देखिए 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। ठीक है, ये 2 साल पहले की बात है। अब क्या बोला, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी है। अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा, 2 परिवार था यहाँ पे, समझिएगा एक होता है संख्या, औसत और योग, है ना। तो पहले 2 परिवार था, अच्छा 2 परिवार नहीं 2 वर्ष पूर्व बोला गया था। ये यहाँ पे 8 सदस्य है ना, सदस्य कितना है, ये 2 वर्ष पहले की बात है, लेकिन तो 8 सदस्य है, 8 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितना है 18 वर्ष है। तो 18 8 44 से होता है, यानी 144 इसका योग आ गया। ठीक है, 18 वर्ष थी। तो एक बच्चे के जन्म के बाद, लेकिन समझिएगा ये कब था, ये 2 वर्ष पहले था। तो इसको हमको सबसे पहले वर्तमान बनाना पड़ेगा। ये तो 2 वर्ष पहले था, इसको वर्तमान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब देखिए
2 साल पहले जब एक आदमी की आयु 10 साल थी मान लीजिए, तो अभी कितना होगा उसका 12 साल हो जाएगा, यानी कि 2 साल जुड़ जाएगा। तो मतलब क्या है, 2 साल पहले 8 सदस्य की आयु कितना थी, 144 वर्ष था। बात आ गया समझ में। तो अब क्या होगा कि वर्तमान जो होगा, इसका मतलब 8 सदस्य में 2 2 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना वृद्धि हो जाएगा, 8 दूनी 16 वृद्धि हो जाएगा इसमें सबका। 8 में यदि 2 2 बढ़ाएंगे तो 16 बढ़ेगा ना, तो 8 दूनी 16 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारे पास में आ जाएगा वर्तमान आयु। तो यहाँ पे 6 4 10 हो गया, 5 और 1 6, यानी कि कितना हो गया 160। ये वर्तमान वाला हो गया, प्रेजेंट का हो गया। तो अब क्या कहते हैं, अभी जो है एक बच्चे का जन्म हुआ था, ठीक है, एक बच्चे का जन्म हुआ था, और उसके बाद में, ठीक है, जब एक बच्चे का जन्म होने के बाद क्या हुआ, और अभी भी उतनी 18 ही है, लेकिन सदस्य तो एक बढ़ गया हमारे पास। पहले सदस्य कितना था 8, अब कितना हो गया 9। अभी भी इसका औसत कितना है 18 ही है। तो अब इसका ये कितना हो जाएगा, 18 नमा कितना होता है 62, यानी कितना 162 हो गया। 9 सदस्य थे, औसत अभी भी 18 है, तो योग कितना हो गया 162। अब हमें पूछा है कि बच्चे की आयु कितनी है, तो सिंपल सी बात है, बच्चे की आयु यही निकल जाएगी। तो देखिए 162 में से जैसे ही हम लोग 160 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष हो जाएगी हमारे पास बच्चे की आयु। ठीक है, तो बच्चे का आयु कितना हो गया 2 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कहा गया है कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, समझिए। ठीक है, तो 9 पूर्णांक है, इसका औसत हमारे पास में 11 है, तो योग कितना हो जाएगा बताइए। तो 11 नमा 99 हो जाएगा योग, इसमें कोई बात नहीं है। ये संख्या है, ये औसत है, और ये क्या है योग है। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या कहता है इसने, ये गलती क्या किया, इसमें एक संख्या जैसे 9 संख्या, इनमें से एक संख्या कोई ऐसी संख्या है कि जिसमें से हमको 23 लेना था, 23 लेना था, लेकिन ले लिया हमने कितना 32 ले लिया इसके बदले में। तो हमने इसमें कितना ज़्यादा ले लिया बताइए। तो इसको ज़्यादा ले लिया तो फिर इसमें से हमको घटाना पड़ेगा, कितना ज़्यादा ले लिया घटा के देखिए। तो 12 में से 3 गया था 9, यानी कि 9 हमने इसमें क्या ले लिया ज़्यादा ले लिया है। तो हमको इसको 9 ज़्यादा जुड़ गया इसमें, तो इसको सही करना है। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को घटाना पड़ेगा, तो बच गया कितना 90 आ गया। अब हमको इनका शुद्ध औसत निकालना है। तो औसत ये तो योग है ना, तो योग बराबर आप सभी को पता है होता है क्या होता है, योग सॉरी औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। ठीक है, योग हमारे पास में कितना है, मैं लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला। ठीक है, आप सभी को याद रहे, औसत बराबर योग बटा संख्या, ऐसे तो लिखना नहीं चाहिए, योग बटा संख्या। तो योग कितना 90, और बटे संख्या कितना है 9, 9 से भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे हम लोग 90 में 9 से भाग लगाएंगे कितना है 10 बार में कट गया, यानी कि इसका शुद्ध औसत हमारे पास में कितना आ गया 10 हो गया। ठीक है, तो 10 हमारा जो है कि क्या है शुद्ध आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई मतलब मिस्टेक वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक जो हुआ था इससे यहाँ पे हुआ था, हमने 23 के स्थान पे 32 लिया था, कितना ज़्यादा लिया था 9 ज़्यादा लिया था, 9 को इसमें से घटा दिए और उसके बाद उसमें भाग लगा दिए 9 से, 10 हो गया इसका आंसर। यदि इसमें ये भी आया था, यदि हमने लिखना था हमें कुछ और, यदि कम लेते हैं, यदि कम हो जाता हमारे पास, तो हम क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं, कम लेते हैं तो हम जोड़ देते, ज़्यादा लिए तो घटा दिए। ठीक है, इसी तरीके से बनाना है आपको। कम यदि जोड़ लेंगे तो इसमें जोड़ना, कम यदि लेंगे तो उसमें फिर बढ़ाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखिएगा सवाल को, सवाल देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को 160 रुपए के 90 बॉल पेन बेचकर, एक व्यक्ति को 160 रुपए के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई, तो 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। बहुत ही आसान सा सवाल है, सोचिएगा। देखिए 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे कि 20% का लाभ हो। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसको ये समझिए आप कि 90 बॉल पेन, 90 बॉल पेन कितने रुपए का मिलता है, यानी कि 90 बॉल पेन, तो 90 बॉल पेन कितने में मिलता है, 90 में से पेन सिर्फ लेता हूँ। ठीक है, 90 पेन कितने में मिलता है भैया 160 रुपये में मिलता है। ठीक है, तो एक पेन का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सर 160 बटे में कितना 90 हो जाएगा, लेकिन एक पेन का मान हमें जो 160 बटे 90 हो गया, यानी कि हमको एक पेन का मुँह निकल गया, लेकिन एक पेन का तो दाम इतना में बेचा है, लेकिन इसको कितने प्रतिशत की हानि हुई भैया 20% की हानि हुई।
इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये 20% हानि के बराबर है, यानी कितने के बराबर है, 80% के बराबर है। सिंपल बोल सकते हैं बराबर कितना हो जाएगा ये 160 बटे में कितना आ जाएगा 90, ये कितने के बराबर है 80% के बराबर है ये। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऊपर पे हमारे पास ये रुपया हो गया और नीचे क्या है वस्तु। ठीक है, एक तरह से मैं मान सकता हूँ वस्तु है, तो मतलब ये तो एक वस्तु का है, तो फिर भी हमें कितने रुपए की हानि हुई है यहाँ पे, और 80%, ये 20% की हानि होती है 80% के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, बोला 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेच जाए कि 20% का लाभ हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं 20 पर लाभ का मान निकालें, जब 20% लाभ होगा तो कितना बेचेंगे, तो 120% का मान चाहिए। तो सिंपल सा बात है, अब क्या करना पड़ेगा 160 अब बटे में 90 और नीचे हो जाएगा 80 और गुना में ऊपर में कितना हो जाएगा 100%। जैसे काटते हैं तो काट दिए, जहाँ से जीरो कटा, डबल जीरो कट गया, और 8 से काटेंगे 8 दूनी कितना 16 हो गया। हमारे पास में कितना आ गया 20 बटे में कितना आ गया 9। अब समझिए थोड़ा सा, ऊपर में क्या है रुपया, नीचे में क्या है वस्तु। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देखिए मिस्टेक तो बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पे हम क्या लिख दिए 120 के जगह पे 100 लिख दिए, हो गया ना मिस्टेक, ये मिस्टेक हो गया था। कभी कभी क्या होता है ना, बोलता हूँ कुछ और हूँ लिखता हूँ कुछ और हूँ, ये मिस्टेक हो गया। 160 बटे में कितना आ गया 90, और गुने कितना हो जाएगा 80%, और गुने में हो जाएगा हमको 120% का मान चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, ये सही हुआ। अब जीरो से जीरो कटा, दो जीरो काट दिए ऊपर नीचे, और 8 दूनी 16, और कटेगा क्या, और कट रहा है काट दिए, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 से काटेंगे यहाँ पे 3 के 12, 4 दूनी कितना हो गया 8 बटे में कितना आ गया 3। अब सोचिए थोड़ा सा, ये ऊपर वाला हमारे पास में कितना है रुपया, नीचे में क्या है वस्तु है। अब थोड़ा समझिएगा, हमको क्या बोला है 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचेंगे जो कि 20% लाभ हो। 20% का तो लाभ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन 96 रुपए हमको बनाना है। इसको रुपया कितना बनाना है 96, तो इसको 96 देखिए 8 बटे 3 को हमको ऊपर वाले को 96 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो बोले इसमें 12 से गुना करिए। जब आप उसमें 12 से गुना कीजिएगा तो नीचे भी तो 12 से गुना कीजिएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 96 रुपया हो गया, और नीचे में कितना वस्तु हो जाएगा 12 कितना 36 वस्तु हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है हमको 96 रुपए का कितना वस्तु बेचना होगा 36 वस्तु बेचेंगे, तब जा करके हमको कितने का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। यानी कि 96 रुपए का 36 वस्तु बेचना है। कितना वस्तु बेचना है 36 वस्तु। ठीक है, समझ आ गया, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। देखिए इसको बार बार जो कि आप सभी प्रैक्टिस कीजिए बार बार। मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको पूरे तोड़ के बताया। यदि आप बनाने के लिए जाएंगे तो बहुत मतलब 2 से 3 लाइन में ये शॉर्ट हो जाएगा, 2 से 3 लाइन में शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसे बनाने के लिए चलेंगे तो। अब क्या कहता है देखिए, सवाल क्या कर रहा है, एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए एक विक्रेता ने खरीदा कितना में भैया 225 में खरीदा, अब 15 रुपये इसके मरम्मत पे खर्च कर दिया, तब जाकर निकले लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना हो गया, कुल कितना लग गया इसको खरीदने में, तो 5 5 10 3 और 1 4 यानी कि 240 रुपये हो गया। एक तरह से ये हम इसको लागत मूल्य बोलेंगे, लागत मूल्य बोलते हैं। ठीक है, लागत मूल्य बोलते हैं, याद रखिए। तो कितना हो गया 240 रुपया। अब इसे ये कितने में बेचता है भैया, ये बेच देता है इसको 300 रुपये में। अभी भी देखिए इसको कितने का लाभ हो रहा है, तो घटा के देखेंगे। अब इसका लागत मूल्य होगा 240 और बेच रहा है 300 में, कितने का लाभ हो रहा है 60 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट बताना है, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको लागत मूल्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतना तो लगा हमको, इसको ओल्ड वाला खरीदे थे 225 में 15 रुपये हम अपना इसमें लगा दिए खर्च करके, तो टोटल कितना मेरा लागत मूल्य होगा 240। तो 240 को नीचे लिखना है, 0 से 0 कटा, 6 से काटेंगे 6 चौके 24 और 4 से काटेंगे 25 चौके 100, यानी कि कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, इसको लाभ कितना हो गया भैया 25% का क्या हो गया लाभ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए क्या कहता है, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपया है, तो पिछले वर्ष का वेतन कितना था। अब सोचिए थोड़ा सा, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई है, मतलब और उसका वेतन वर्तमान वेतन अभी का वेतन कितना है
1806 रुपया है। इसका मतलब क्या है, ये वर्तमान वेतन है 1806 रुपया, और इसी वर्ष इसका वृद्धि भी हुआ है, कितना 5% की वृद्धि हुआ है। इसका मतलब ये जो 1806% है ये वृद्धि के बाद है, ये वृद्धि के बाद है। पहले इसका वेतन निकालना है कि पिछले साल उसका वेतन कितना था, तो पिछले साल इसका वेतन x रुपये था और इस पर कितना परसेंट की वृद्धि हुआ था, 105% का, यानी 105/100 किए, अब बराबर हो गया वर्तमान वेतन के। ठीक है, ये हो गया। या फिर देखिए एक और तरीका क्या हो सकता था, भैया 1806 रुपया अभी इसका वेतन मिलता है, अब पिछले वर्ष क्या हुआ था इसका, मतलब इस वर्ष क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, ये वृद्धि के बाद का है, तो हमें पीछे जाना है, मतलब इसके पहले वाला वेतन कितना था, तो पहले वाला वेतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अभी देखिए ये तो बढ़ा हुआ वेतन है ना, इसको हमको घटाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए बढ़ता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 105/100, लेकिन हमको पीछे जाना, उल्टा जाना है, मूल्य को कम करना है, तो इसको उलट करके लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100/105। एक आप इस तरीके से कर सकते हैं, इधर से भी आंसर निकलेगा उधर से भी निकलेगा। देखिए तो क्या निकल जाएगा, यदि आप इसको काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 कट गया, अब 5 से 5 दूनी 10, और 3 से काटेंगे 3 से 21, 3 से यहाँ पे कट जाएगा, 3 6 18, 0 3 दूनी 6, 7 से काटेंगे देखिए कितना कटेगा, 7 8 56, 7 6 के 42, यानी x बराबर कितना आ गया बताइए तो 0 8 दूनी 6 दूनी 12, और हमारे पास में 8 दूनी 16 और 17, यानी कि 1720 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, 0 हो गया, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 17, यानी कि 1720 रुपये निकल के आ गया। यहाँ से भी काटेंगे तो वही वैल्यू आएगा, ये 1720 रुपया। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन। देखिए काटेंगे तो बात देखिए तो वही है ना, ये सिर्फ उल्टा हो गया यहाँ पे, 5 से 5 दूनी 10 ये कट गया, 5 से काटेंगे 20 5 100, और यहाँ पे हम काटते हैं तो 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 6 18, 0 3 दूनी 6, 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 8 56, और 7 6 के 42 कट गया, गुना करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 1720। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे दोस्तों, जैसे आप निकालना चाहे वैसे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोनों आंसर निकाल सकते हैं दोनों तरीके से। 94 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 80% लड़के एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है, यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हों तो परीक्षा में बैठे कुल संख्या बताइए, मतलब कुल लड़कों की संख्या बताइए, पूछा गया है। अब समझिए थोड़ा सा, ये जो सवाल है हमारा वेन डायग्राम से बनेगा, परसेंटेज वाला सवाल है। यदि आपने मेरा परसेंटेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिएगा, तो ये सभी सवाल जो है आप सभी का चुटकियों में बन जाएगा। देखिए एक भी सवाल ना आपको उस वीडियो से छूटा हुआ नहीं है। यदि मैंने जो पिछले बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी आपने उस वीडियो से की है, क्रैश कोर्स भी देखा होगा आपने, तो उनसे भी ये सारा सवाल बन जाएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने इस तरह का सवाल सारा बताया है। जितने भी परसेंटेज के सवाल हैं, प्रॉफिट लॉस के सवाल हैं, SICI के हैं, हर तरह के सवाल मैंने उसमें पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं और अपना डाउट पूरा क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यदि आप इतना दूर तक देख रहे हैं ना तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए एक साइड में मैं लिखता हूँ इंग्लिश और एक साइड में मैथ, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले इसमें हमें फिल क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 80% लड़के, ये बॉयज़ हैं अंग्रेजी में, लड़के तो दोनों ही है ना। ठीक है, तो 80% लड़के क्या हुआ है, अंग्रेजी में पास हुए हैं, और 85% लड़के क्या हुए हैं, गणित में पास हुए हैं। और बोला गया है कि 75% लड़के देखिए दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो दोनों विषय का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन यही वाला एरिया दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 75% हम लोग लिख देंगे। मतलब क्या है कि 75% विद्यार्थी दोनों में कॉमन हो गया। अब बाकी इसमें बचा हुआ लिख देंगे। देखिए 80% में से 75% तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब बचा कितना 5%, यानी कि 5% हमने यहाँ पे लिख दिया, कि कुल मिला के कितना होगा, ये वाला इंग्लिश वाला 80%। अब आ जाइए मैथ वाला, तो मैथ टोटल कितना परसेंट, हम लोग मिस्टेक कर दिए। देखिए 80% लड़के अंग्रेजी में, अच्छा सही तो है, 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए हैं। ठीक है, और आगे क्या बोला है, 85% गणित में। ठीक है, मैंने ठीक लिख रहा है, मैं मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, हमें लगा कि 75% यहाँ पे लिखना था, इसलिए ये मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो अब देखिए 85% तो मैंने गणित में लिख दिया है, ये टोटल गणित में पास हुआ है, लेकिन 85% में से यहाँ पे 75 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 10%। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में कुल कितना पास हुआ है वो निकल जाएगा। पास हुआ है कितना विद्यार्थी, सब निकल जाएगा, जोड़ लीजिए। तो 5 5 10 का 0,
7 8 और 1 9 90, यानी कि 90% विद्यार्थी क्या हो गया पास। तो फेल कितना हुआ है भैया, यहाँ पे फेल हुआ है 10%। और यहाँ पे फेल बोला है कि 45 लड़के विषयों में फेल हो गए हैं। तो ये 10% बराबर कितना हो जाएगा 45 लड़के। और हमें क्या निकालना है कि टोटल परीक्षा में कितने बच्चे बैठे थे, तो टोटल कितना हो जाएगा 100%। तो 10% फेल हो गया बराबर से 45 के बराबर, तो 100% का मान निकाल लीजिए कितने विद्यार्थी टोटल। तो 45/10 और गुने में 100, 0 से 0 कट गया तो हो गया कितना 450। यानी कि इस परीक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो बोलेंगे भैया 450 विद्यार्थी बैठे थे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए लिखा हुआ है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो सिंपल सी बात है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करना है, इससे आसान तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। जब किलोमीटर प्रति घंटा से हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम लोग सिंपल सी बात है 5/18 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 10 यहाँ पे आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया। ठीक है, 2 से काटेंगे, देखिए ये कितने में कटेगा 15 दूनी 30, और यहाँ पे कितना 2 3 6, इतना हो गया। अब इसको काट लिए, कितना आ जाएगा। हम लोगों ने क्या कर दिया ना, मिस्टेक कर दिया। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया। अब बोलेंगे सर क्या मिस्टेक कर दिए, अब बन तो जाएगा, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये लंबा चलाएगा। मैं आपको अभी एक चीज़ बताऊंगा। चलिए पहले इसको बना लेते, फिर दोबारा भी मैं बताऊंगा आपको। तो 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 3 से काटेंगे, देखिए 3 5 15, 3 कम 3। अब तो और भी कटेगा, 3 दूनी 6, 17 3 51, तो 17 बटा कितना आ गया 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 17 बटा 2 के लिख सकते हैं 8 दूनी 16, यानी कि 8.5, 8.2 हमारे पास में इसका आंसर हो गया। देखिए एक तो तरीका ये हो सकता था, हमको फिर से भाग देना पड़ा 8 अच्छा 8.5 होना चाहिए, 8.5 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए क्या करना है इसमें, हमें क्या करना है ना, इस पॉइंट को बचा के रखना है, जिससे क्या होगा ना और भी आसानी से कट जाएगा। अभी देखिए कैसे होगा, देखिए तो 306 है ना, और गुने में 5/18 और नीचे में 10 रहने दीजिए, 10 को रहने दीजिए अभी। ठीक है, अच्छा 10 को रहने, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना इसलिए कट गया। अब इसको हम काटेंगे 18 से, देखिए कटेगा ये, कैसे काटेंगे 6 18, 6 5 30, 6 कम 6, 3 से काटेंगे 17 51। अब इसको गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना होता है 17 5 कितना होता है 85, 85 बटे में कितना 100, तो इसके 10 है, 10 के बदले में सिंपल सा ऐसे पॉइंट लगाते हैं। ये हमेशा याद रखिए, तो छोटा सवाल था तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब बड़ा सवाल आएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो 10 को हमेशा नीचे बचाइएगा, जिससे क्या होगा ना आपका कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, आंसर दोनों में सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 96 नंबर सवाल क्या कहते हैं, देखिए 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई याद करें। देखिए तरीका तो इसमें दो तरीके हैं बनाने के लिए, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, बेसिक तरीका भी, और एक मैं जो अपना शॉर्टकट तरीका यूज करता हूँ लॉजिकल तरीका, वो मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको लॉजिकल तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये सवाल क्या है ना, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, हमको इसका यूज भी नहीं आएगा, इसमें बाद में आएगा, लास्ट में यूज आएगा। 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को 17 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो पुल की लंबाई क्या है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना, अब सोचिए थोड़ा सा, एक यहाँ पे ट्रेन है, मैं आपको लॉजिकल तरीका बता रहा हूँ, समझिएगा। ऐसे ये भी लिखने का जरूरत है, यदि आप समझ जाएंगे तो ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, और एक पुल को पार कर रही है, लंबी पुल है, वो पुल को पार कर रही है, और 200 मीटर लंबे ट्रेन, 200 मीटर लंबी ट्रेन, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है 200 मीटर है, और हमें पुल की लंबाई पता नहीं है, वो निकालना है। ठीक है, पुल की लंबाई निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा यहाँ पे, और इसकी रफ्तार हमारे पास में कितना दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, और ये कितने सेकंड में इसको पार कर जाती है भैया, ये 55 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए तरीका तो दो है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका, जो ऐसे इतना लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है ना, डायरेक्ट क्या करना है कि दूरी लंबाई पूछाना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एक साथ दूरी निकालेंगे, कुल दूरी निकालेंगे, कुल दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, चाल गुने समय।
चाल गुने क्या होता है भैया, समय होता है। बोलेंगे हाँ ये तो बात सही है, चाल गुने समय होता है। तो चाल बोलेंगे कितना है बताइए, चाल कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ट्रेन किसको किसको पार कर रहा है, ट्रेन किसको किसको पार कर रहा है, एक तो ये खुद की लंबाई को भी पार कर रहा है, एक प्लस में ये पुल की लंबाई को भी पार कर रहा है, तो दो दो लंबाई पार कर रहा है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ दूरी निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, पूरी दूरी निकाल रहे हैं, कितना दूरी ये पार किया, तो दूरी निकालने के लिए 4 गुना समय, चाल भैया कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो 5/18 से गुना कर दिए, और समय कितना लगाया भैया, इसको 55 सेकंड लगाया, 55 सेकंड। अब देखें इससे क्या हो जाएगा ना, हमारे पास कुल दूरी निकल जाएगा। कुल दूरी मतलब क्या, ट्रेन की भी दूरी आ जाएगा इसके अंदर में, और पुल की भी दूरी आ जाएगा, ठीक है। अब 18 दूनी कितना, 36, 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी कि 550 मीटर निकल के आ गया। ये 550 मीटर भैया किसकी किसकी दूरी है, तो बोलेंगे इसमें भैया ट्रेन की भी लंबाई है और प्लस में इस पुल की भी लंबाई है। तो आपको इन दोनों में से एक की तो लंबाई पता है ना, किसकी, ट्रेन की लंबाई। जब ट्रेन की लंबाई हमारे पास में 200 है, 200 घटा देंगे, जैसे ही 200 घटाएंगे तो हमारे पास में पुल की लंबाई प्राप्त हो जाएगा अपने आप। तो घटाएंगे यहाँ पे कितना आएगा, 350 निकल जाएगा, यानी कि 350 मीटर हमारे पास हो जाएगा पुल की लंबाई। ये तो तरीका हो गया, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट करेंगे क्या, कुल दूरी निकालेंगे। जब मेरे पास चाल और समय दिया है और एक दूरी कोई में से दिया है, तो कुल दूरी निकालेंगे। कुल दूरी बड़ा 4 गुने समय, तो दूरी था 36, अब 5/18 गुने 55 कर दिए, इस बार कुल दूरी निकल गया 550 मीटर, जिनमें से हमको एक दूरी कितना दिया, 200 मीटर। जैसे 200 मीटर घटाएंगे ट्रेन की लंबाई को, तो हमारे पास में पुल की लंबाई ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, 350, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप सभी को पता है दूसरा तरीका हम लोग ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास में देखिए क्या होता है, हमारे पास में दूरी दिया है ना, तो दूरी बराबर लिखते हैं, सिंपल फॉर्मूला ये होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, गुने समय, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, ठीक है। तो दूरी दूरी हम लोग को टोटल जोड़ना पड़ेगा, इसकी दूरी को हमको x मानना पड़ेगा, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 200, अब प्लस में कितना x, अब बराबर चाल कितना है, चाल है भैया हमारे पास में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और समय कितना है 55 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तब जा करके हमारे पास में क्या आएगा, आंसर आएगा। तो दोनों तरीका देख लीजिए, जो तरीका आपको पसंद है, हम यही वाला तरीका यूज करते हैं। अब बोलेंगे सर इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ क्या लिखा है, इतना लिखा है, उसी पर इसमें सिर्फ 2 लाइन का, ये 1 लाइन का खेल है, ये वाला डायरेक्ट लिखना है, ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। आपको सिर्फ लग रहा है कि लंबा, मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए 18 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, 2 बार में कटा, तो 200 प्लस x बराबर कितना हो गया 550, 550 हो गया। जैसे ही घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 350 हो गया, ये किसकी हो गया, पुल की लंबाई, ठीक है, ये हो गया। लेकिन क्या हमें ऐसे बनाना है एग्जाम में, तो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं बनाना है, तो डायरेक्ट हमको सिंपल करना है, ये फॉर्मूले भी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में हमारे माइंड में सब चीज चलना चाहिए, बाहर नहीं, एग्जाम में माइंड में चलता है। तो हमारे पास में देख लीजिए दूरी, हमारे पास सवाल जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, सवाल में लिखा हुआ है भैया 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा है, पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई याद करें। हम तुरंत सोचेंगे कि 200 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है और 36 की रफ्तार है इसका, और कितने सेकंड पार करता है पुल को, 55 सेकंड पार करता है, तो पुल की लंबाई बताइए। तो सिंपल पुल की लंबाई हम क्या करें, टोटल लंबाई निकालें एक साथ में, तो कुल लंबाई बराबर कुल दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो चाल हमारे पास कितना है 36 गुने समय कितना है, इसको 5/18 में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारे पास समय दिया गया है। एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा कॉल आ रहा है, एक सेकंड। देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे 36 चाल हमें मिल गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में करें, क्यों, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में आंसर है, और सब कितना की समय कितना लगता है 55 सेकंड, तो 55 से गुना कर देंगे, 18 दूनी 36, 2 बार में घटा, तो यहाँ पे कितना आ गया टोटल, तो 5 दूनी 10, यानी कि 550 मीटर हमारे पास में निकल चुका है टोटल दूरी। टोटल दूरी 550 मीटर निकला, और इनमें से हमें एक तो 200 मीटर दिया हुआ ही है, तो जैसे हम ट्रेन की लंबाई घटाएंगे तो पुल की लंबाई निकल जाएगा, तो 550 और -200 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा
तो 350 ये किसकी लंबाई होगी, पुल की लंबाई। डायरेक्ट इसे टिक मारें, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया सभी को। चलिए अगला सवाल देखिए। दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साथ साधारण ब्याज के पर उधार दी जाती है। मतलब दो राशि है, दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। ठीक है, दो ऋणों का अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 96,960 रुपये जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिएगा। दो राशि बराबर है ना, जब दो राशि हमारे पास में बराबर राशि है और यहाँ पे बोला गया एक को 7% पे लगाया और दूसरे को 5% पे लगाया और साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी। ठीक है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में ब्याज कितना मिला हमारे पास में, 960 रुपये मिला ब्याज। तो कुल राशि बताइए। सिंपल सी बात है, आप थोड़ा ध्यान से गौर से समझिएगा मेरी बात को। देखिए टोटल हमारे पास में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, तो टोटल हमारे पास में दो राशि दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 हो गया, 7 5 12% हो गया ना। ये तो एक वर्ष में हुआ है, लेकिन 4 साल में कितना होगा, 4 से गुना करना पड़ेगा ना। तो बच्चों कितना 48% हो गया। इसका मतलब 48% हमें क्या मिला है, SI मिला है। और आप सभी को पता है SI बराबर होता है RT%। ठीक है, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई किया हम लोग, तो 7 5 12% हो गया। 12% तो एक साल में हुआ, 4 साल में गुना किए टाइम से, तो 48% हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ पर हमारे पास में ब्याज कितना है, 960 रुपये। तो ये जो 960 रुपये है ये कितने परसेंट के बराबर है, मतलब 48% के बराबर। तो बराबर के 960 रुपये। हमें क्या लेना, उधार दी कुल राशि। कुल राशि हमेशा 100% होता है, पता है आप सभी को। तो 960 है बटे में कितना 48 है, गुने में कितना 100 करेंगे, तो 48 दूनी 96। तो हमारे पास में उत्तर कितना आ गया, 2000। तो 2000 जो है कि हमारा इसका क्या बन जाएगा उत्तर। ठीक है, तो 2000 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखिए। आज का जो क्वेश्चन था ना ये थोड़ा इजी था। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन भी हमें नहीं लग रहा है कि ज़्यादा थोड़ा मतलब टफ है, बहुत इजी है। लेकिन पिछले का जो क्वेश्चन था वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इस सवाल को देखिए क्या लिखा है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, सोचिएगा थोड़ा सा। बोला है कि 5% से कितने साल में इतना हो जाएगा। देखिए बनाने का तो तरीका इसका बहुत है, सिंपल सा सवाल है। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये 5% की रेट से बोला है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अमाउंट बराबर। क्योंकि देखिए हमारे पास मूलधन दिया है और ये हमारे पास में कितना दिया है, ब्याज दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट हमारे पास में 5% है, चक्रवृद्धि मैं यहाँ पे साइड में जिससे आपको समझ आए। तो प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है, 800 रुपया। मिश्र धन कितना हो गया, ये 882 रुपया हो गया। ठीक है, और उसके बाद रेट कितना है इसका भैया, 5% है। तो बोला कितने समय में, मतलब हमको टाइम निकालना है कि कोई धनराशि 800 रुपया कितने समय में इतना हो जाएगा। ठीक है, निकालने का तरीका बहुत, मैं आपको पहले एक तरीका बेसिक वाला बता रहा हूँ, अब आपको बेसिक समझिए। तो आप सभी को पता है अमाउंट बराबर एक फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100। ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है ना, एक फॉर्मूला होता है। तो यदि हम क्या करेंगे, देखिए अमाउंट का मान हमारे पास में कितना, मिश्रधन कितना है 800 रुपया बराबर प्रिंसिपल कितना है, सॉरी अमाउंट हमारे पास में दूसरा है। यहाँ पे अमाउंट हमारे पास में कितना आ जाएगा, 882 बराबर प्रिंसिपल कितना है 800 रुपया। देखिए इससे भी शॉर्ट तरीका जो चुटकियों में सर है वही मैं बता रहा हूँ। अब +1 R का मान कितना है 5, तो 5 बटे में कितना आएगा 100। और टाइम यहाँ पे T होता है ना, तो T मैंने रख दिया 5 से कम 5 5 दूनी 10 यानी कि 1/20 आ गया। तो अब यदि इसको हम नीचे कर देते हैं तो 882 अब बटे में कितना आ जाएगा 800 बराबर कितना आ जाएगा 20 एकम 20 और 21 बटा में कितना आएगा 20। इस पे पावर कितना आएगा T। यदि हम इसको काटते हैं तो देखिए यहाँ पे कट रहा है एक बार में, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 चौक 8 2 चौक 8 2 एकम 2। यहाँ पे कितने बार में 2 चौक 8। अब तो नहीं कटने वाला है। अब यदि आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास में 441 बटे में कितना आ गया 400 बराबर 21 बटे कितना 20, इसके पावर कितना है T। अब आप देखिए थोड़ा सा गौर से देखिए। अब आप बताइए हमको, हम इस पे कितना पावर रखेंगे, T के जगह पे कितना रखेंगे, चाहिए हमारे पास में ये वैल्यू बन जाएगा, इतना बन जाएगा।
अब बताइए, तो बोलेंगे सिंपल, यदि हम 1 रखें इतना ही रह जाएगा, यदि हम जैसे ही टी का मान 2 रखेंगे तो ये 21 का स्क्वायर 441 होता है, अब 20 का स्क्वायर 400 होता है। इसका मतलब क्या है, हम इस पे टी का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी कि 2 ईयर हमारा जो कि इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास में कितना बन जाएगा, 2 ईयर बन जाएगा। समझ आ गया, ये तरीका है एक तो आसान तरीका। दूसरा तरीका क्या है समझते हैं। देखिए, आप और तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, सिंपल सा है। तो आप सोचिए मेरे पास में क्या होता है, आप सभी को पता है कि हमने जो है कि 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो आपका आंसर आने वाला है ना, या तो 2 साल आएगा या तो 3 साल आएगा, बस इसी में से इस तरह का सवाल का आंसर आएगा। 4 साल, 1 साल, 1 साल को तो कोई बात ही नहीं होगा, 1 साल में तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको करके समझाता हूँ। देखिए, यदि हमको क्या करना है, हमको इंटरेस्ट इसमें, देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया, तो 82 रुपये का, 82 रुपये का हमको क्या निकला, CI निकलना है। तो हम देखते हैं कि 82 रुपये कितने वर्ष के बाद आता है। यदि हम 1 साल करेंगे, 800 रुपये का 5% करते हैं, तो ये 1 साल में कितना निकलेगा, देखिए तो 8 दूनी कितना, 16 रुपया ही निकला, सॉरी 8 पंचे 40 रुपया निकला, 8 पंचे कितना निकला, 40 रुपया निकला। लेकिन हमको निकलना चाहिए कितना, 82 रुपया, तो 1 वर्ष तो नहीं होगा। अब 2 वर्ष पर जाते हैं, देखिए 2 वर्ष पे जाएंगे, भाई 2-3 वर्ष में ही आपका आंसर है और कुछ नहीं। जैसे ही हम 2 वर्ष पे जाएंगे, तो 2 वर्ष में आएंगे तो क्या होगा, आप सभी को पता है 2 वर्ष का हम लोग CI कैसे निकालते हैं, 2 वर्ष का CI कैसे, CI % कैसे निकालते हैं 2 वर्ष का, तो 2 + 2 प्लस 2 गुना 2/100 ऐसे ही होता है, या फिर 2r.r², जैसे आपका मन हो वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 2 दूनी कितना आ गया, 2 तो 4, और 4 हो गया 0.04 हो जाएगा, 4.04। बस इसको इतना परसेंट 4.04 करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 800 का 4.04% करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, इसको भी हटाएंगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, और कटेगा, और काट लीजिए, देख लीजिए कितना आता है। अरे यार, यहाँ पे देखिए मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, हमने 2 को ही ले लिया परसेंटेज में, है ना। हमें लेना चाहिए क्या, हमें लेना चाहिए 5 लेना चाहिए ना। कभी कभी देखिए कुछ लिखना होता है और लिख दिया मैंने कुछ, तो हमें रेट का मान कितना है, 5%। तो टोटल यहाँ पे 5 + 5 प्लस 5 गुने 5 बटे में 100 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 10.25% आ जाएगा CI%। तो अब हम जैसे ही 800 का CI% निकालेंगे, यदि 82 निकल गया तो सही है, यही हमारा 2 वर्ष का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 800 का हम लोग 10.25% करेंगे, तो बटे में 100 आता है। अब दशमलव हटाएंगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा, एक और 800 से 800 कट गया, काट लीजिए, 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, 25 से काटेंगे, देखिए कितने बार में कटेगा ये, 25 चौक 100, 25 से कम 25, और 4 से काट देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 2, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 82 रुपये आ गया है। तो आप बताइए 82 रुपये तो हमारा CI निकल के आ गया, इंटरेस्ट। ये कितने वर्ष जब हम मान लिए, तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी तरीका है, दोनों तरीके से कोई ना कोई भी मान निकाल सकते हैं। समझ आ गया तरीका, मैंने आपको 2 तरीका बताया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अगला सवाल आइए, 99 नंबर सवाल। देखिए, ये जो है कि हमारा जो है कि इसके बाद एक और लास्ट सवाल है, चलिए मैं आपको पहले 99 नंबर सवाल बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपने देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल जाए। ठीक है, जिससे कि आपको इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC, बैंकिंग वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है आगे चल करके। 2 मजदूर A और B किसी कार्य को क्रमशः 35 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, शुरू में A और B दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, हालांकि एक कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है और अकेले B शेष कार्य को 29 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, पूरा करता है। A और B एक साथ कितने दिन तक कार्य करते हैं, ये पूछा गया है। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 2 आदमी हैं A और B, एक कर रहा है 35 दिन में और B कर रहा है 45 दिन में। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हमको इसका LCM निकालना पड़ेगा। तो LCM क्या आ जाएगा, LCM इसका हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका LCM निकाल लेते हैं, देखिए कितना आता है। तो यदि मैं आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताऊँ LCM का, तो यहाँ पे मैंने 45 ले लिया। तो 45 को यदि मैं 45 ले लेता हूँ तो बड़ी संख्या ऐसे भी मैं ले सकता हूँ LCM में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 9 × 5 = 45। ठीक है, 9 × 5 = 45, तो 9 तो 5 तो है इसके अंदर में, लेकिन इसके अंदर में क्या है, 7 नहीं है। 7 डाल देंगे तो काम बन जाएगा, तो बस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा। अब जैसे यहाँ से 35 से भाग देंगे
तो 35 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 5 9 45, यानी कि हमारे पास में कितना 9 सते 63। एक सेकंड, चलिए मैं इसको तोड़ तोड़ के लिख देता हूँ, ऐसे करेंगे जिससे आसानी हो जाए। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक और तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे में थोड़ा आपको काटने में मिस्टेक होगा। यदि मैं इसमें क्या लिख दूँ 9 5 और इसमें क्या लिख दूँ 7 लिख दूँ, अब देखिए ना आपके लिए बहुत आसान होगा, चुटकियों में हो गया। बोलेंगे सर कैसे, देखिए 35 से बाहर देंगे 7 बचे 35 कटा, बचा कितना 9, ठीक है। और 45 से काटेंगे 9 बचे 45 कटा, बचा कितना 7, बस ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम गुना कर लेंगे, 9 बचे 45 गुना 7, हमारे पास में टोटल काम निकल जाएगा। टोटल काम निकाल लीजिए, 7 बचे 35 हो गया, और 28 30 30 31, यानी कि 315 हमारे पास में टोटल काम है। टोटल काम कितना है भैया 315 है, ठीक है, याद रखिए 315 है। अब देखिए क्या कहता है ना, शुरू में दोनों मिलकर के काम एक साथ शुरू करता है, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद बी ने छोड़ दिया, मतलब ए ने छोड़ दिया, और शेष काम बी 29 दिन में पूरा करता है। तो पूछा गया है कि ए और बी ने कितने दिन तक साथ में काम किया। तो भैया आप समझने वाली बात यहाँ पर यह है, दोनों ने, ए और बी ने तो स्टार्ट किया था एक साथ में काम करने के लिए, लेकिन करते करते क्या हुआ, ए छोड़ के चला गया। लेकिन ये कितना दिन तक काम किया यही पता नहीं, और यही हमें निकालना भी है। लेकिन हमें ये पता है कि बी ने शेष काम 29 दिन में किया है। बी ने शेष काम को कितने में किया, 29 दिन में। तो हम पता कर लेते हैं, बी ने शेष काम 29 दिन में किया है, तो शेष काम कितना बचा होगा, ठीक है। तो शेष काम देखते हैं कितना काम किया शेष काम, तो शेष काम हम लोग निकालते हैं। शेष काम कितना काम किया, शेष काम, तो एक दिन में बी बनाता है 7 कुर्सी, बनाना कितना है 315 कुर्सी बनाना है। लेकिन शेष काम कितने दिन में क्या, 29 दिन में, 29 दिन तक काम किया। एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, तो 29 दिन तक किया है, तो 29 दिन में कितना बनाएगा, 7 की रफ्तार से गुना कर लीजिए। 9 सते 63 का 3, बाकी 6 7 दूनी 14 14 और 6 कितना 20, 9 सते 63 का 3, बाकी रह गया 6 7 दूनी 14 और 6 20 हो गया, यानी कितना होगा 203। यानी कि टोटल हमारे पास में इसने कितना कुर्सी बना लिया भैया, 203 कुर्सी बना लिया, ठीक है। ये तो शेष था, इसका मतलब दोनों ने साथ मिलके, ये तो सिर्फ किसने किया, ये तो सिर्फ बी ने किया है। इसका मतलब बाकी जो कुर्सी था, ये बाकी कुर्सी में दोनों ने मिलके साथ में काम किया है। तो पहले बाकी जो इससे पहले वाला कुर्सी निकाला था, घटाएंगे इनको, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1, यानी कि 112 कुर्सी ए और बी दोनों ने बनाया है। तो ए और बी दोनों ने बनाया 112 कुर्सी को, देखते हैं 120 कुर्सी को, सॉरी 112 कुर्सी को दोनों ने मिलकर बनाया है। अब क्या करना है, अब देखिए ए और बी जब दोनों मिलता है तो कितना कुर्सी बनाता है, 9 7 16 कुर्सी बनाया है। एक दिन में 16 कुर्सी बना सकता है, तो 112 कुर्सी को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 16 सती 16 से 7 बार में कट गया। इसका मतलब कि ए और बी साथ में कितने दिन तक काम किया था, 7 दिन तक काम किया था। ए और बी ने मिलके कितने दिन तक काम किया था, 7 दिन तक मिलके काम किया था। क्लियर हो गया बात, यहाँ तक की बात। इस तरीके से हम लोग को इसको बनाना है, ठीक है। मैं आपको एक बार इसको फिर से बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया समझिएगा, यहाँ तक तो एलसीएम की बात, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था। बोला गया है ए बी एक साथ में काम शुरू करता है, लेकिन ए काम छोड़ देता है और वो चला जाता है, लेकिन शेष काम बी 29 दिन में करता है। तो बी ने भैया शेष काम कितना किया होगा 29 दिन में, एक दिन में जब 7 कुर्सी बनाता है तो 29 दिन में कितना बनाया होगा, गुना कर देंगे तो कितना 203 कुर्सी बनाया है 29 दिन में। तो बाकी जो बचा कुर्सी है, इससे पहले कौन कौन बनाया होगा, जब दोनों साथ में काम कर रहा था तो ए और बी ने बनाया होगा ना। तो बाकी कितना कुर्सी था, 112 कुर्सी। इसका मतलब 112 कुर्सी ए और बी ने बनाया होगा, ठीक है। तो 101, अब दोनों मिलकर देखते हैं एक दिन में कितना बनाता है, 9 7 कितना 16, तो एक दिन में 16 कुर्सी बनाता है, तो 112 कुर्सी कितना में 7 दिन में, तो 7 दिन हमारा उत्तर हो गया, है ना। तो 7 दिन, इसका मतलब क्या है, दोनों मिलकर काम किया था। समझ आ गया सभी को। चलिए, ये हमारा आज का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार, और एक बार कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा, ठीक है। सवाल में है 2000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो आप सभी को पता है SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है RT%, RT% है ना, लिख दिया मैंने। SI बराबर क्या होता है, RT% है ना, सिंपल सी बात है। या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला क्यों लगाने जाए, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं, 1 साल में 5% ब्याज मिला तो 2 वर्ष में कितना मिल रहा है,
2 वर्ष में कितना मिलेगा 5 दूनी 10%। तो 2000 का 10% निकालेंगे, साधारण ब्याज हो जाएगा बस। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है इसमें भैया। तो कितना आ गया 200 रुपया, तो 200 हो जाएगा हमारे पास में इसका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगला जो हमारा पार्ट होगा सेट नंबर 6 वो भी जरूर देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट कंप्लीट कर दिया है, तो वो भी जरूर जाके देख लीजिए। यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पूरा लिखा हुआ पीडीएफ मिल जाएगा, सवाल सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ मिल जाएगा सारा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।